बार आए तो उनको कितना मिला, अब वो दुगनी बार आएंगे तो दुगने के आधे हो जाएंगे, उनकी सीटें आधी हो जाएंगी, और यही उनको अनुभव हो रहा है, इसी वजह से वो इतना यहाँ आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब सच्ची बात तो पता लगेगी 4 तारीख को, 4 जून को पता लगेगा। 4 जून को वो कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे, इसका अनुमान लगा लीजिए। जी हाँ, बोलिए। दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगला मिशन, अगला ऑपरेशन कर्नाटक होगा। ऑपरेशन नाथ, जैसे महाराष्ट्र में एक नाथ का ऑपरेशन, वैसे ऑपरेशन नाथ कर्नाटक में किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक की सरकार नहीं रहेगी। मतलब ये उनका लोकतांत्रिक संकल्प है। तो अगर लोकतांत्रिक संकल्प है तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, हमको, आपको, सबको इस बात का अनुभव है कि हम जब हाथ फैलाकर भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो हमें दे दे। अगर भगवान हमसे सुखी हैं तो वो हमको कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं करने वाला हूँ और अब इस दिवाली पे देखो मैं क्या करता हूँ, और इस बड़े दिन पर मैं देखो क्या करता हूँ। भगवान कहते नहीं ऐसा। भगवान को जो देना होता है वो दे देते हैं, और जो भगवान नहीं दे पाते हैं तो भगवान आपसे ये भी नहीं कहते कि भाई माफ़ करना, इस दफ़ा तो नहीं दे पाए, अगली दफ़ा दे देंगे, अब आगे देखिए क्या होता है। तो मुझे लगता है कि उनकी इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसी बात पर कल तेजस्वी सूर्या जो एमपी है बीजेपी का, उनका ये कहना है कि जो आपके विधायक है उनको इकट्ठा रखने का काम कांग्रेस का है, बीजेपी का नहीं। बीजेपी का काम, बीजेपी का तो कुछ काम ही नहीं है। बीजेपी का तो कुछ काम ही नहीं है। बीजेपी का तो काम सिर्फ दबाव, खरीद फरोख्त, किसी को धमकाना, किसी को डराना, किसी को दबाना, ये काम है उनका। तो हम उनसे कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कभी ये भूल जाएंगे कि वो एक पार्टी विशेष के नेता हैं और एक बहुत बड़े सम्मानित देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो भूल जाते होंगे। तो इसलिए अब उनको हम याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन लोकतंत्र का अपना तरीका होता है याद दिलाने का, और इसलिए मैं कह रहा था कि 4 तारीख तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, 4 को कुछ ना कुछ उनको याद दिला दिया जाएगा। सर एक सवाल है, आप मुंबई आए हो महाराष्ट्र, मुंबई और मुंबईकरों का नाता बहुत अहम होता है। आपने अभी मुंबई को छोटी कहते वक्त छोटा शकील के साथ मुंबई की तुलना की, क्या सही लगता है? छोटा शकील और छोटी मुंबई आपने बात सुनिए, छोटे शकील कहाँ के थे? अच्छे आदमी नहीं थे ना। हमको किस बात का दुख है? इस बात का दुख है कि ऐसे व्यक्ति भी मुंबई में रहते हैं या रहे, या मुंबई को आतंकित किया। ठीक है कि नहीं है? आप तो कहते हो जैसे छोटी मुंबई कर देंगे वैसे छोटे शकील जैसे नहीं कर देंगे, वहाँ बना देंगे। सुनिए, दोनों की तुलना सही है। अरे आप बात अच्छा नहीं सही करता। आप ऐसी चीज़ों से मोदी जी को जोड़ रहे हैं। जोड़ना चाहिए? नहीं जोड़ना चाहिए ना। लेकिन जहाँ पर गलत बात होती है उसको गलत कहना चाहिए। हमें हिम्मत है ये कहने की कि अगर छोटे शकील जैसे व्यक्तियों ने मुंबई को आतंकित किया है तो वो गलत है, ये कहने की हमें करज होनी चाहिए, और आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि जो गलत हुआ है वो गलत है। लेकिन ये बम्बई का किरदार नहीं है। बम्बई का किरदार बहुत बड़ा है, तो बम्बई को छोटा ना करो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मुंबई को छोटा ना करो, किसी के भी बहाने से, किसी के भी कारण आप मुंबई को छोटा मत करो और कहीं जाकर ये कहो कि ये मुंबई है। जब सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, जब रोज़गार चला जाएगा, जब रहन सहन यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, जो यहाँ की उम्मीदें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो मुंबई वो मुंबई नहीं रहेगा जिस मुंबई को हम यहाँ पर आते हैं, जिसका जश्न हम मनाते हैं। तो इसलिए छोटी बातें मत फंसाने दीजिए आपको। इसको वही कहिए जो दिल कहता है, और दिल ये कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। किसी और से कहलवाइए, फिर हम देखेंगे कि इतनी हिम्मत है कि नहीं कहने की। सलमान जी साहब यहाँ पे आए, वहाँ से हमारे सीनियर लीडर हैं। कहाँ भेज दिया गया उनको? गुजरात भेज दिया गया। शुरू कर दें तो कहाँ जाएं? कपास की मिल की बात करें, फाइनेंशियल सेंटर, IFC सेंटर की योजना की बात करें, और 22,000 करोड़ का टाटा एयरबस का प्लांट, उसकी बात करें, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, रिजर्व बैंक की बात करें, 17,000 करोड़ का हीरा व्यापार मुंबई से गुजरात चला जाना,
हर साल फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ होता था, और फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई में ना हो तो और कहाँ हो? हाँ भाई, गुजरात में हो, गुजरात में होता है। मुंबई में शेयर बाज़ार का कामकाज कहाँ गया? गुजरात चला गया। देश की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना सिंधुदुर्ग से गुजरात चली गई। ऐसे ही एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है। तो सब कुछ चला गया, सिर्फ मुंबई का नाम नहीं छीना है कि छोटे शकील का नाम सुना था, लेकिन छोटे बम्बई का नाम नहीं सुना है कि छोटा बम्बई वहाँ बना दें। जो अच्छी बात है वो तो सब ले जा रहे हैं, और जो बुरी बात है उसको सब यहीं छोड़े जा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है, अब फेसबुक पर किसी की जान ली जाए, अब पुलिस थाने में घुसकर किसी की जान ली जाए, अब किसी पर ये आरोप लगाए जाएं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है सिर्फ इसलिए कि उन पे दबाव डालना है कि उनका राजनीतिक निर्णय क्या होगा, उन पे दबाव डालना है। और इसमें मैं उल्लेख कर दूं, कम से कम व्यक्ति विशेष का मैं उल्लेख कर दूं कि रविंद्र वायकर जो हैं, उनके साथ जो हुआ है वो सिर्फ मुझे उसको अंकित करना है। मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, और हमारी अगर अभी चर्चा होगी तो उसमें आप मुझे बताएंगे। लेकिन अंकित तो मैं कर सकता हूँ कि इस प्रांत में, हमारे महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। लोकतंत्र की बात है, आप मुझे बताएं कि 25 साल में बीएमसी का चुनाव हुआ और नहीं हुआ, तो आखिर क्यों नहीं हुआ? जो स्पेशल ट्रेन्स यहाँ से जाती हैं, बिहार में जाती हैं या हमारे प्रांत में उत्तर प्रदेश में जाती हैं, उन स्पेशल ट्रेन्स का क्या हाल है, और कितना दुख उठाना पड़ रहा है, और कितना कष्ट लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं। इन सब को अगर ध्यान में रखें तो मैं मानता हूँ कि आप निवासी हैं हमारे मुंबई के, और आपका मन, आपका जो भी ट्रेनिंग है आपकी, वो पत्रकारिता की ट्रेनिंग है, वो आपको कहीं रोके, वो कोई आपको दिशा कुछ और दिखाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि निजी आपकी मन की जो फीलिंग होगी, मन का जो विश्वास होगा, वो यही होगा कि अब इसको समाप्त करो। अब मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक नया विश्वास, एक नई जागरूकता और एक नई उम्मीद पैदा करो। बड़ी अजीब बात है, मैं समझता था आप शायद ये कहेंगे वो इतनी बार आए, हम बड़े प्रसन्न हैं, और ज़्यादा आएंगे तो हम और प्रसन्न होंगे। आप तो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं इतनी बार। मैं ये मानता हूँ कि रिवर्स प्रोपोर्शन में उसके परिणाम इनको मिले। हमको इनको आभार प्रकट करना चाहिए कि जो लोग समझते थे हो नहीं सकता, वो करके दिखाया है। कभी ये कहा जाता था मोदी जी हैं तो मुमकिन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस है, हमारी ठाकरे जी की पार्टी है, हमारे शरद पवार जी की पार्टी है, इन्होंने ये साबित कर दिया हम हैं तो कुछ भी मुमकिन है, करके दिखाया है। और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई हल्की बात है, बहुत हिस्टोरिकल बात है, ऐतिहासिक बात है, और इसके परिणाम आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और जो रिजल्ट्स इस दफ़ा आएंगे इस अलायंस के महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ वो पहल करेंगे आने वाले समय के लिए कि हम कैसी सरकार इस देश में बनाएंगे। कैसी सरकार बनाएंगे? जो सरकार मुक्त करे हमें खौफ से, डर से, जो हमें हमारे मन में विश्वास पैदा करे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, जो ये बताए कि हम जो बात कहना चाहते हैं और उससे आप लोग का विशेष संबंध है कि हम जो बात समझते हैं कहनी चाहिए, उस बात को हम कहेंगे तो कोई उसको रोकेगा नहीं। इस बात का विश्वास ऐसी पार्टी और ऐसा हम मैनिफेस्टो लेकर आपके सामने आए। तो ये महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, बेरोजगारी की बात हुई, और हमने तो ये कहा कि हमने किस तरह से एक जोत से जोत जलाई है और किस तरह से एक चिरागा किया है, जिसे कहते हैं कि दीप जला के हमने प्रकाश ला के दिया है, और किस अंधेरे को समाप्त किया है, जो अंधेरा पैसा और दबाव से
पार्टियों को तोड़ने वाला अंधेरा था। पार्टियों को तोड़ा जा सकता है दबाव से, पैसे से, अहंकार से, लेकिन पार्टियों को समाप्त नहीं किया जाता, नहीं कर सकते और ना ये कर पाए हैं। तो इसलिए एक तरफ इनकी कार्यशैली और एक तरफ हमारी कार्यशैली, इसको लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए 2-3 बातें हैं, ये जो शोषण की बात हुई, करप्शन की बात हुई, महिलाओं के उत्पीड़न की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका ना मिलने की बात हुई, परीक्षा में बैठने के लिए, एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, और पेपर लीक हो जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में ये हो रहा है। इतना फ्रस्ट्रेशन नौजवान को उसके बचपन में ही देखने को मिल जाता है कि उसकी ज़िंदगी में फिर कोई उम्मीद रह नहीं जाती। और इसको समाप्त करना है, पेपर लीक को समाप्त करना है और लोगों को खुशहाली देनी है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना है। आज से आगे भी कुछ करके दिखाना है, अपने हाथ पांव मजबूत करके अपने पांव पे खड़े होने का मौका देना है। वो हमारे साथी आपको दे सकते हैं अगर आप सिर्फ लेना चाहें तो। वो सूची है उन सब यहाँ की जो भी यहाँ की जो यूनिट्स थे या यहाँ पर जो स्थापित होने जा रहा था, यहाँ के जो प्रस्ताव थे, उनको किस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ कहाँ भेज दिया गया, उनको गुजरात भेज दिया। महिलाओं को मंदिर जाने का मसला आया और बहुत सारे मसले आए। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला आया, उसी तरह से 370 का मामला आया। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इन बातों को तत्काल इन पे निर्णय लेगा, लेकिन उससे और केसेस जो हैं वो पीछे नहीं रह जाएंगे। उनके लिए जो फाइनल अपील कोर्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो 3 जजेस के बेंचेस में वो मामले हल करते जाएंगे। एक बहुत दूरगामी ये फैसला है, बड़ा दूरगामी फैसला है, लेकिन लोग क्योंकि इन मामलों में फंसे रहते हैं जो दिन प्रतिदिन के मामले होते हैं, इसलिए इस पर किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन मुझे कोई बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिफॉर्म कर रहा है ताकि लोग सालों साल इस चिंता में ना फंसे रहें कि कब मेरा फैसला होगा, कब मुझे राहत मिलेगी। वो हमारा मैनिफेस्टो, दूरगामी मैनिफेस्टो, उसको प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि ये किसका मैनिफेस्टो है? मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। वो भी किस ज़माने की मुस्लिम लीग, जो आज़ादी से पहले की मुस्लिम लीग थी। कहाँ से उनको ये मिला? मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए अगर वो ये साबित कर दें कि जो भी इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है और रखा गया है वो जनहित से हटकर वो किसी आइडियोलॉजी से संबंधित है, जिस आइडियोलॉजी को हम ना स्वीकार करते हैं, ना जिस आइडियोलॉजी को आज भारत ने अपना आशीर्वाद दिया है। नाम कोई किसी का रख ले, लेकिन भारत का आशीर्वाद सेकुलर समाज को दिया गया है। ये नहीं कहा है भारत ने, ये नहीं माना है भारत ने। और सारे ही भारत के विभाजन पर जो लोग समझते थे कि सेकुलर भारत जीवित रहेगा अगर हम यहाँ रहेंगे और अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ एक परिवार समान रहेंगे, और उसका उदाहरण, एक बड़ा उदाहरण उसका कहाँ है? मुंबई में है। जहाँ ये बात होनी चाहिए वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये मैनिफेस्टो जो है प्रेरित है मुस्लिम लीग से प्रेरित है। कहाँ है मुस्लिम लीग? कहाँ है हमारा मैनिफेस्टो? कहाँ पर हमारे संकल्प हैं? कहाँ पर हमारी गारंटीज़ हैं? और कहाँ पर ये मोदी जी को ये काला एक सपना दिखता है? वो हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन जब मैंने इस बात का उल्लेख किया तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र को इस बात पर बधाई देनी है कि महाराष्ट्र में जो पार्टीज़ एक साथ बैठ नहीं सकती थी, एक साथ सोच नहीं सकती थी, आज मजबूती के साथ एक साथ खड़े होकर इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे मैनिफेस्टो के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए एक भाषा से, एक आवाज़ में ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ खड़े होकर इन सब की सुरक्षा करनी है। और बधाई है कि ये दूरगामी सोच हमको महाराष्ट्र से मिली
और जगह भी हमारे जो हमारा गठबंधन है वहाँ और जगह बहुत जगह हम लोगों ने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ जो प्रूव प्रतिद्वंदी हमारे रहे उनके साथ मिलकर हमने गठबंधन बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र का गठबंधन मैं समझता हूँ था जे देश घबरा गया था तो मुंबई ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं, हम दिखाते हैं। और ये एक प्रेरणा सूत्र है हम सब के लिए। और फिर देखिए सच्ची बात यह है तो हमारी तो पार्टी का प्रारंभिक संबंध मुंबई के साथ रहा है और जो पहले कुछ कदम पार्टी ने लिए थे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने लिए थे, वो सारे कदम बम्बई से संबंधित हैं। इसलिए बम्बई को अगर मैं ये कहूँ कि मैं नमन करता हूँ, बम्बई को झुक के सलाम करता हूँ, तो उचित होगा और हमारे लिए गर्व का एक विषय रहेगा। अब जब यहाँ आकर देखते हैं और यहाँ आने के लिए तैयारी करते हैं तो मैं दो विषय आपके सामने अलग अलग रखना चाहता हूँ। एक ये है कि मुंबई में भी वही हो रहा है जो पूरे देश में हो रहा है। मुंबई पूरे देश में जो हुआ है पिछले 10 साल में उससे अलग नहीं है। और अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है जिसकी हमको कुछ संकेत हमको प्राप्त हो रहे हैं और आप लोग ज़मीन पर हैं तो आप जानते हैं, आपको भी मालूम होगा। हम कह सकते हैं, आप कभी कभी नहीं कह सकते हैं कि आपको न्यूट्रलिटी अपनी अपनानी पड़ती होगी कि हम निष्पक्ष बात कहेंगे, हम आपकी तरह ताली बजाकर और जश्न नहीं मना सकते हैं। इसलिए तो हम बहुत सभ्य समाज से आते हैं और सभ्य समाज की बात सभ्य होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश के सामने आज समस्याएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक बता देते हैं ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है। पता है भगवान गलती नहीं करता है, सब ने गलती की है और सब ने गलती से कुछ सीखा है और कुछ सुधारा है और कुछ आगे निकाला है। अगर किसी ने गलती नहीं की तो मोदी जी ने गलती नहीं की, और मोदी जी के साथ जो और पार्टी को छोड़ के चला गया है उसने गलती नहीं की। चाहे उससे पहले गलती चारों तरफ से उसको बताई जा रही थी कि उसने गलती करी, कभी ईडी बताता था, कभी सीबीआई बताती थी, कभी इनकम टैक्स वाले बताते थे। लेकिन एक चमत्कार है जो वॉशिंग मशीन अब यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती होगी, छोटे छोटे घरों में भी एक चमत्कार है वॉशिंग मशीन का कि उसमें जो चला जाता है तो उससे ऐसे सुधर के और ऐसे सफ़ा होकर निकलता है कि गलती तो बहुत दूर, उसकी तो सिर्फ प्रशंसा ही की जाती है चारों तरफ। तो लेकिन ये वास्तविकताएं नहीं होती हैं, ये सच्चाई नहीं होती है। आप दिखाने के लिए कुछ कर लें, लेकिन जो वास्तविकता है, जो दिल की बात है, जो आपने सहा है, समझा है, उससे आप अलग हो नहीं सकते। आज के दिन महिलाओं का के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है हमारे पूरे भारतवर्ष में, उसको पढ़ के, देखकर, सुनकर शर्म से सर झुक जाता है। मुंबई में भी ऐसा हुआ है और हो रहा है। करप्शन की बात की जाती है, ये कहते हैं कि हमने करप्शन को समाप्त किया है। करप्शन को समाप्त किया और उसको एक ही चीज़ जानते हैं, करप्शन को समाप्त करने के लिए जो उनका विरोध करता है उसको जेल में डाल देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं और समझते हैं कि करप्शन समाप्त हो। बहुत दिन बाद मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है इस चुनाव के माध्यम से। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं। चुनाव की बेला है और चारों तरफ हम लोग चुनाव में जुटे हैं। कहीं कार्यक्रम किसी स्पीच का है, कहीं पर सम्मेलन है, कहीं पर अधिवेशन है, कहीं हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी श्रृंखला में आज आपसे ये हमारी भेंट हो रही है। कहने को बहुत है, लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कहने के लिए बहुत है। हम पूरे देश में, भारतवर्ष में मुंबई की कार्यशैली पर, मुंबई के संकल्प पर, मुंबई के
की सफलताओं पर हम हर्ष करते हैं और प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में कहीं उत्तर प्रदेश में किसी पुराने क्षेत्र में कोई आदमी मिले, उससे आप ये पूछो कि क्या चाहते हो जीवन में, कैसा सपना दिखा है, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के संबंध मुंबई के साथियों से हैं, बहुत ने यहाँ आके काम किया, बहुत ने यहाँ घर बसाए, बहुत ने यहाँ पर अपने आप को मुंबई का बना लिया, मुंबई का ही एक हिस्सा बन गए। तो उनकी कहानी, उनकी गाथाएं तो वहाँ पहुँचती हैं और सुनने को यही मिलता है जवाब में, क्या सपना तुमने देखा है, तो सुनने को यही मिलता है कि हम तो मुंबई जाना चाहते हैं। पुरानी फिल्मों का उल्लेख करते हैं, पुरानी बातें के बास की पुरानी फिल्मों की बात करते हैं और मुंबई कैसा था, आज मुंबई कैसा है, वो सारी बात का उल्लेख होता है। तो यहाँ आते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो आपकी शक्ति है, जो सबसे बड़ा बल है आपका, वो उस बल का सही उपयोग ना हो पाए और उसको बेकार कर दिया जाए, तो कितना दुख का विषय होगा कि एक इंजन ऑफ ग्रोथ जो माना जाता है भारतवर्ष में, उस इंजन और ग्रोथ को इतनी समस्याओं में हम घिर जाने दें। जब भी कोई दुर्घटना हुई मुंबई में, कभी कोई दुर्घटना हुई, और बहुत आजमाइश के बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब लोग समझते थे कि मुंबई टूट जाएगा, मुंबई बिखर जाएगा, तो उस समय आप लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ, दूरदर्शिता के साथ और बड़े यकीन के साथ, विश्वास के साथ आपने दिखाया, हमारे देश को दिखाया, पूरे विश्व को दिखाया कि मुंबई ऐसा वैसा नहीं है कि आसानी से टूट जाए, आसानी से दब जाए, आसानी से डर जाए, आसानी से घिर जाए। हमेशा ऊपर उठकर मुंबई ने सामना किया है। किसी दुर्घटना का सामना हो, किसी ऐसी घटना का सामना हो जिस पर देश चिंतित हो गया था, देश घबरा गया था, तो मुंबई ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं, हम दिखाते हैं। और ये एक प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए। और फिर देखिए, सच्ची बात यह है, तो हमारी तो पार्टी का प्रारंभिक संबंध मुंबई के साथ रहा है और जो पहले कुछ कदम पार्टी ने लिए थे, हमारी कांग्रेस पार्टी ने लिए थे, वो सारे कदम बम्बई से संबंधित हैं। इसलिए बम्बई को अगर मैं ये कहूँ कि मैं नमन करता हूँ, बम्बई को झुक के सलाम करता हूँ, तो उचित होगा और हमारे लिए गर्व का एक विषय रहेगा। अब जब यहाँ आकर देखते हैं और यहाँ आने के लिए तैयारी करते हैं, तो मैं दो विषय आपके सामने अलग अलग रखना चाहता हूँ। एक ये है कि मुंबई में भी वही हो रहा है जो पूरे देश में हो रहा है। मुंबई पूरे देश में जो हुआ है पिछले 10 साल में, उससे अलग नहीं है। और अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, जिसकी हमको कुछ संकेत हमको प्राप्त हो रहे हैं, और आप लोग ज़मीन पर हैं तो आप जानते हैं, आपको भी मालूम होगा। हम कह सकते हैं, आप कभी कभी नहीं कह सकते हैं कि आपको न्यूट्रलिटी अपनी अपनानी पड़ती होगी कि हम निष्पक्ष बात कहेंगे, हम आपकी तरह ताली बजाकर और जश्न नहीं मना सकते हैं। इसलिए तो हम बहुत सभ्य समाज से आते हैं और सभ्य समाज की बात सभ्य होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो देश के सामने आज समस्याएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक बता देते हैं, ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, ये इसकी गलती है। पता है भगवान गलती नहीं करता है, सबने गलती की है और सबने गलती से कुछ सीखा है और कुछ सुधारा है और कुछ आगे निकाला है। इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी में विपक्षी नेताओं को भी लेना चाहिए इस कमेटी में, और विपक्ष के नेता भी उसमें होने चाहिए, ताकि इन होर्डिंग लगाने वाले जो अनऑथराइज है, ऑथराइज है, इनके किससे संबंध है, ये सब उजागर हो सकता है। और ये हमारी पहली मांग है कि इस पर
विरोधी पक्ष के नेता, विरोधी पक्ष के लोग भी इस इंक्वायरी कमेटी में होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका ऑडिट जल्द से जल्द होना चाहिए, ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात है कि जिस तरह से ये लोग अनौपचारिक काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट क्या होगा। तो ये मुंबई में जिस तरह से बहुत सारे उद्योग और कारखाने गुजरात ले जा रहे हैं या फ्लोटिंग भी ले जाए, मुंबई को फ्लोटिंग की वैसे जरूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए हैं। अभी मुंबई की हमारी यूनिवर्सिटी ने जो संशोधन किया है उसमें ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लोटिंग लगते हैं, ये जो ड्राइवर है उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो इसका भी एक इंक्वायरी हो, ऐसी मांग हम रखते हैं। और मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एक बार सलमान खुर्शीद साहब का स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस वार्तालाप में हमारे AICC के सेक्रेटरी आशीष दुआ साहब भी उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। AICC के महेश मलिक साहब भी उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और मेरे साथ है हमारे प्रवक्ता आनंद शुक्ला जी है, और संदीप शुक्ला जी ने तो स्वागत किया ही है। निजाम भाई है हमारे प्रवक्ता, शीतल म्हात्रे हैं एक्स कॉर्पोरेटर, और नियति है जो हमारा सोशल मीडिया देखती है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और